हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक तिवारी। और इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी का टेस्ट करने वाले हैं। अब तक हमने 4 कर लिए हैं और ये 5th नंबर है। और इसके थ्योरिटिकल पार्ट अगर आपने नहीं किया है तो चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और कमेंट सेक्शन में भी मैंने पिन कर दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, आप अपने आप को टेस्ट यहाँ लेके देख सकते हैं। और हर क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद लगभग 5 सेकंड का मैं वेट करूँगा, या फिर 3-4 सेकंड, एग्जैक्ट नहीं कि 5 सेकंड ही। और उस बीच में जो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप वीडियो को पॉज करके अपना जवाब चाहें तो दे सकते हैं, हमेशा की तरह। और फिर मैं जवाब दूंगा तो आप मिला सकते हैं अपना। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट वन है यहाँ पे कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि केंद्र में मंत्रिमंडल संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो बिल्कुल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी लोकसभा के प्रति। अगला है संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसार प्रयत्न पद धारण करेंगे। तो राष्ट्रपति के प्रसार प्रयत्न पद धारण करेंगे, ये तो है ही, लेकिन उनके पास ये भी तो होना चाहिए ना कि बहुमत, तो इसको नहीं माना जाएगा। अगला है विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। बिल्कुल ये सूचित करना पड़ेगा। तो पहला और तीसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला है दूसरा नंबर कि संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, और राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है इसका। अगला है थर्ड नंबर कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है। तो पहला है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। बिल्कुल मंत्रिमंडल के सदस्य जो हैं वो संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा है कि जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। तो ये बात भी सही है। अगला है राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ पहला और दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा थर्ड का। फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ है कि भारत की संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि भारत में जो है संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि क्या रीजन है इसका, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है इसका, फोर्थ का। फिफ्थ देखते हैं, पांचवा नंबर, ये भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, ये बताना है पांचवे में। तो पहला है, बस संसद का एक संघटक भाग है। बिल्कुल, संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला के बनती है। दूसरा है कि वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। तो चर्चा में भाग लेते ऐसा कहाँ जरूरी है, वो चाहें तो आ सकते हैं पर ऐसा कुछ भाग लेते ही नहीं चर्चा में। अगला है प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। बिल्कुल ये करते हैं वो साल की पहली बैठक में। और साथ ही साथ साथ की पहली बैठक जो बजट सत्र होता है उसके करते हैं, और साथ ही साथ जब नई लोकसभा होती है उसकी भी करते हैं बैठक, संयुक्त कंबाइन सेशन करते हैं। छठा नंबर देखते हैं। छठा है निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला, ये बताना है हमें। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये संभाले हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे और बाद में उपराष्ट्रपति का पद भी संभाला था, और कार्यवाहक राष्ट्रपति का भी भूमिका निभाया था इन्होंने। फखरुद्दीन अली अहमद ये नहीं करे हैं। नीलम संजीव रेड्डी नहीं, ये तो निर्विरोध जीतने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। शंकर दयाल शर्मा, हाँ ये थे। इन दोनों ने संभाला है 1 नंबर और 4 नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा 6 वाले का। सातवां देखते हैं। सातवां है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सीडीएस के एग्जाम में 2008 में क्वेश्चन आया था। सातवां नंबर में इसमें बताना है कौन कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के शीर्ष नेतृत्व में मंत्रिपरिषद से मिलकर बनी होती है। बिल्कुल। अगला है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। बिल्कुल त्याग सकते हैं, ये भी सही है। अगला है संघ की कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। नहीं, ये राष्ट्रपति में होती है।
ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा इसका। 8वां नंबर बोल रहा है कि संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। तो पहला है, कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के न्यायालय विभागों का सृजन किया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा है कि हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। बिल्कुल ये सही है दूसरा वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा इसका। 9th नंबर देखते हैं, भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों पर विचार कीजिए और बताना है कि इनमें से कौन सा एक उनके कार्यकाल का सही कालानुक्रम है। मतलब कार्यकाल के दौरान कौन पहले बना कौन बाद में बना, ये है। तो सबसे पहले बीबी गिरी बने थे इनमें से, और फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह आए। बीबी गिरी ने इस्तीफा दे दिया था उस समय, और मतलब शंकर दयाल शर्मा ने इस्तीफा दिया था ना, तो पहले थे, उनसे भी पहले बीबी गिरी थे, फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह आए। ठीक है, ये तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह तो शंकर दयाल शर्मा के बाद में थे। बीबी गिरी पहले थे 1 नंबर में, फिर इसके बाद आए थे GS पाठक, तो फिर 4 नंबर वाले आए, 1 के बाद 4। फिर इसके बाद BD जत्ती आए 3 नंबर वाले, और फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह आए थे शंकर दयाल शर्मा के बाद में। तो 1 4 3 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा 9th का। 10वां नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए इसे देखते हैं। पहला है कि भारत के राष्ट्रपति को लोकसभा के अध्यक्ष को नियुक्त करने और हटाने की शक्ति होगी। बिल्कुल भी नहीं है ये। अगला है, अध्यक्ष को अपने कार्यालय के कृत्यों का निर्वहन अपने पूरे कार्यकाल के दौरान स्वयं करना होता है और वह स्टेशन से अपनी अनुपस्थिति या अपनी बीमारी के दौरान अपने कृत्यों को उपाध्यक्ष को प्रयोजित नहीं कर सकता। जी नहीं, ये भी गलत है, उपाध्यक्ष को कर सकते हैं। तो दोनों ही गलत है ये। तो इसका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी, दोनों ही गलत है। 11वां नंबर देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को भरने का समय सीमा क्या है, और यह है ऑप्शन नंबर डी, 6 माह का समय दिया गया है इसके लिए। 12वां है कि सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे और वह थे नीलम संजीवा रेड्डी, और ये ऑप्शन नंबर सी है। मतलब इनके खिलाफ कोई आया ही नहीं था, हालांकि उससे पहले एक बार हार चुके थे, लेकिन जब ये आए तो सर्वसम्मति से इनको राष्ट्रपति बना दिया गया। उस समय इनके विपक्ष में कोई नहीं था। मतलब होता है ना कि कंपटीशन होता है दो लोगों में। अभी रामनाथ कोविंद थे तो इस समय मीरा कुमार थी, राइट। मीरा कुमार वही जो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। 13वां नंबर देखते हैं। 13वें में है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। और इसका सही जवाब है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति वो नहीं करते हैं, क्योंकि वो चुन के आते हैं। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करते हैं। और उपराष्ट्रपति का तो चुनाव होता है। लोकसभा के सारे सदस्य और राज्यसभा का सारे सदस्य भाग लेते हैं इनके चुनाव में। 14वां नंबर देखते हैं, 14th नंबर। 14th है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति का समय, और आगे बताना है क्या होता है इनमें से। तो पहला है कि जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से किसी एक का सदस्य हो जाना चाहिए। बिल्कुल पहला ही सही है। तो आगे का कोई तो देखने का जरूरत ही नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति, हो सकता है कि लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं है, फिर भी 6 माह का समय मिलता है, और 6 माह में उसे किसी भी एक सदन का, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना जरूरी होता है, फिर वो अपने पद पे मंत्री बना रहेगा। अगला देखते हैं 15th नंबर। क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, और यह राष्ट्रपति बुलाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है। 16वां देखते हैं, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है।
और यह संसद को है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाएं। इसको देखते हैं किस तरीके से है ये। 17वां नंबर, पहला है कि संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को बिल्कुल ये करवाते हैं। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को नहीं, ये नहीं करते, तो लोकसभा अध्यक्ष करवाती हैं। अगला है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, हाँ, इसको ये संसद में भेजते हैं। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को इसको ही भेजते हैं। 1, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ये जो लोक लेखा समिति की रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट संसद के में, ये राष्ट्रपति के पास नहीं आता है, सीधा ये लोकसभा के अध्यक्ष को ही मिल जाता है, क्योंकि सीएजी का जो रिपोर्ट होता है ना, ये वाला रिपोर्ट इसी को चेक करती है लोक लेखा समिति, इसीलिए इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 2 वाला गलत है, बाकी तीनों सही है। 18वां नंबर देखते हैं। यहाँ पे सवाल है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि यह पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक पद धारण करेगा। वह 65 वर्ष की आयु को पूरी कर लेने पर यदि 6 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले हो, पद रिक्त कर देगा। बिल्कुल 6 साल या फिर 65 साल की उम्र जो पहले पूरा हो जाए, सीएजी जो होते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो कैग बोलते हैं, उनको अपना पद छोड़ना पड़ता है। पहला सही है। दूसरा है कि कैग की शक्तियाँ भारत के संविधान में व्युत्पन्न होती है भारत के संविधान में, ये कुछ जच नहीं रहा है। भारत के संविधान में इसके बारे में हालांकि बताया तो गया है, तो उसी में होती है, बिल्कुल शक्तियों के बारे में इसी में है, आर्टिकल 148, 49 में, ठीक है। अगला है कि कैग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक बहुसदस्यीय निकाय है। नहीं, इसमें एक ही सदस्य होते हैं, सीएजी। तो ये तीसरा वाला तो बिल्कुल गलत है। और चौथा वाला है कि कैग को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा समावेदन किए जाने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। मतलब लोकसभा राज्यसभा से ना स्पेशल मेजोरिटी से ही हटाना पड़ेगा। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाते हैं ना, सेम प्रक्रिया कैग को हटाने के लिए भी की जाती है। तो 1, 2 और 4 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है 18 का। 19 देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र को प्रारंभ में कब संबोधित करता है। तो कब संबोधित करते हैं, ऑप्शन में देखते हैं। प्रतिवर्ष तो करते ही हैं, पहला सत्र जो होता है बजट सत्र उस समय, और साथ में लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद, बिल्कुल जब नए नवेले संसद आते हैं उस समय भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, दोनों का होता है ये और भी। 20वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का तो भाग है, परंतु उनके महाभियोग अधिकरण भाग नहीं है। तो लोकसभा राज्यसभा तो निर्वाचन में भाग लेती है, हटाने में भी भाग लेती है। विधान परिषद तो खैर कभी भाग नहीं लेती है। और राज्य की विधानसभाएं चुनने में तो भाग लेती है, लेकिन इसमें भाग नहीं लेती। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा 20वें का। 21वां नंबर देखते हैं। 21 है यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा कथन सही है बताना है। अगला है, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधारी प्रतिबंध लगाती है। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंधन लगाती है। ये बात तो गलत है, प्रतिबंधन लगाना तो ठीक नहीं है। अगला है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, हाँ ये ठीक है, दूसरा वाला सही है कि ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा इसका 21 का। 22 देखते हैं। 22 है कि भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की ओर से हस्ताक्षर करता है। बिल्कुल नहीं, ये तो उपराष्ट्रपति करते हैं। अगला है
कि राष्ट्रपति द्वारा समस्त नियुक्तियों में वह उसको सहायता प्रदान करते हैं। हाँ, इसमें लगभग सहायता प्रदान करते हैं लगभग। ठीक है। अगला है कि मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के बारे में वह राष्ट्रपति को सूचित करता है। बिल्कुल, ये उनका कर्तव्य है। तो ये भी सही है, दूसरा और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है 22वें का। अगला देखते हैं 23rd। 23वां है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो वो है पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रसेन, ये तो थे हाँ, एस चंद्रशेखर, ये नहीं रहते किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने से पूर्व। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है इसका 23वें का। बाकी सब लोग कभी न कभी मुख्यमंत्री के रूप में काम किए थे। ठीक है, 23rd का हो गया। 24th है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बोलना है कौन सा कथन सही है, ये बताना है इसमें। तो पहला कथन है यहाँ पे कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों को उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो ये तो बताया गया कि इसके लिए तो राष्ट्रपति जो कानून बनाते हैं इसी के थ्रू आता है। दूसरा है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालक इकाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएगी, क्योंकि सब कुछ काम जो है राष्ट्रपति के नाम पे होता है। तो सिर्फ पहला वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है इसका। अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पदयुक्त कर सकता है? और यह राष्ट्रपति की सहमति से राज्यसभा, लोकसभा की सहमति से राज्यसभा, तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति की सहमति से राज्यसभा कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा इसका 25वें का। 26वां है कि भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलाकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा होता है। तो ये बात तो सही है, किस तरीके से होता है। अगला है रिक्ति की अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन के लिए किसी व्यक्ति के बारे में संविधान उल्लेख नहीं करता। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। संविधान ने बताया गया है कि जब उपराष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होंगे तो उनके पद का काम क्या होता है कि राज्यसभा का सभापति के रूप में काम करना। तो जब उपराष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होंगे तो उप सभापति होते हैं वो करेंगे। अगर उप सभापति भी नहीं है तो जो 6 सबसे वरिष्ठ लोग होते हैं उनमें से किसी एक को राष्ट्रपति चुन देते हैं उनके कार्य करने के लिए। तो ये तो दूसरा वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, सिर्फ एक नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा 26वें का। अगला है 27वां नंबर कि राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक, और यह एक तरह की न्यायिक शक्ति है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि राष्ट्रपति निर्देश दे सकते हैं कि कोई मामला जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाना चाहिए। तो ये काम राष्ट्रपति नहीं करते हैं। अगला है राष्ट्रपति विधान के लिए प्रस्तावों से संबंधित सभी सूचना मांग सकते हैं। बिल्कुल ये मांग सकते हैं राष्ट्रपति। अगला है राष्ट्रपति को संसद के किसी सदन में अभिभाषण का और संदेश भेजने का अधिकार है। बिल्कुल है, ये भी है। अगला है कि संघ के कार्यों का प्रसाधन मंत्रिपरिषद के सभी विनिचय राष्ट्रपति को आवश्यक सूचित किए जाने चाहिए, मतलब आवश्यक जरूर सूचित किया जाना चाहिए, ये बात है।
तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही हो गई। कितने सही हो गए इसमें? नहीं नहीं नहीं, एक गलती हो रहा है इसमें। पहला वाला तो बिल्कुल गलत है, लेकिन दूसरा वाला तो सही है। तीसरा वाला में क्या है ना, गलत है। देखिए, राष्ट्रपति किसी एक सदन को नहीं बोलते हैं, दोनों सदन को कंबाइन सेशन करके बोलते हैं। तीसरा वाला गलत होगा। और चौथा वाला है कि राष्ट्रपति ये कर सकते हैं, तो चौथा भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा 28 वाले का। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे बहुत काफ़ी ट्रिकी दे दिया गया है। दोनों सदन को अलग अलग नहीं कर सकते, बोला किसी सदन में नहीं, वो दोनों सदनों को साथ में कंबाइनली जो है संदेश भेजते हैं और कोई चीज़ें करते हैं। चलिए अगला भेजते हैं 29 नंबर। भारत में संयुक्त संसदीय सत्रों की अध्यक्षता कौन करता है? जब कंबाइन सेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, मतलब कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि जब राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है, उस दौरान सभापति के कार्यों को कौन संभालता है, ये बताना है। और ये उपसभापति संभालता है, ऑप्शन नंबर सी। ये संभालती है, डिपेंड करता है, जो भी है वो संभालेंगे। 32 है 32वां नंबर कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है, कितना भी बार निर्वाचित हो सकता है। इंडिया में तो इस तरह से ही है, लेकिन अगर अमेरिका में देखें तो 2 टर्म है मैक्सिमम, 4-4 साल का टर्म्स होता है वहाँ पे। हमारे यहाँ तो 5 साल का टर्म्स होता है, 1 साल, मतलब एक बार में कोई चुना जाएगा तो 5 साल के लिए, लेकिन अमेरिका में 4 साल के लिए चुना जाता है और मैक्सिमम 2 बार ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अगला है, राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता, किसको नियुक्त नहीं करते इनमें से ये बताना है। तो भारत के महान न्यायवादी को तो नियुक्त करते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी नियुक्त करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्यों के लोकसभा का अध्यक्ष कैसे चुनेंगे? वो तो केंद्र के चुनते हैं ना, तो क्या उसमें आएंगे? इसको नहीं करते ना नियुक्ति, तो ये तो राज्यों में होता है। ये क्या बोलते हैं, राज्यपाल के पास होती है। राज्यों के समूह के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य, और राज्यों के समूह के लिए सबके लिए करते हैं, ये होता है। तीसरा नहीं करते, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, 33 का 3 होगा। 34 नंबर है कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत से पराजित हुए? और इसका सही जवाब है, विश्वनाथ प्रताप सिंह को हुआ था, एस.डी. देवगौड़ा भी हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी हुए थे, लेकिन सबसे पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा 34 वाले का। 35 देखते हैं कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? और इसका सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर डी। आर्टिकल 71 के थ्रू ये सुप्रीम कोर्ट ही देखता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई धांधली होती है तो सुप्रीम कोर्ट ही देखता है इसे। 36 राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक होने चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। 37 है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? भारत का नागरिक होना तो जरूरी है, 35 साल की उम्र ये भी जरूरी है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो। लोकसभा का सदस्य थोड़ी होना चाहिए, कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए, लेकिन लोकसभा की मतलब बाकी तुलना हो, ठीक है। कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो, नहीं। लाभ का पद से मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी में हो, अलाउ नहीं किया जाएगा। तो चौथा वाला अपना जवाब हो जाएगा सही, डी। नहीं वाला पूछा ना, कौन सा नहीं माने है वो बताना है। 38 है कि रेलवे जोन के लिए संसद सदस्यों की सलाहकार समिति निम्नलिखित में से किसके द्वारा गठित की जाती है, ये बताना है। और ये की जाती है संसदीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है इसका। 39 देखते हैं कि जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई विधेयक निश्चित किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया
जाना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा, तो जब कंबाइन सेशन होता है ना, तो इसको पास कैसे करना होता है यही मुझसे पूछ रहा है। तो लोकसभा राज्यसभा का सभी सदस्य करते हैं कंबाइन सेशन, इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो सिंपल मेजोरिटी से पास करेंगे ना तो हो जाएगा, राइट। थोड़ा सा मुझे आई थिंक कहीं हिंदी प्रोनाउंसिएशन में कहीं इशू हो रहा है, सो सॉरी फॉर दैट। आप लोग थोड़ा मैनेज करना, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना इसे। 40 नंबर था, 40 नंबर, कि भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। अरे अपनाई जाती है राष्ट्रपति के चुनाव में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 41वां नंबर है कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। तो राष्ट्रपति के जो चुनाव संबंधी मामले हैं ये सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन नंबर सी। 42वां है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। तो ये किया गया आर्टिकल 71 के थ्रू, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। तो इसका सही जवाब है 5 वर्ष, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। चुनाव का कोई पर्टिकुलर समय होता ही नहीं है उसका, क्योंकि 5 साल अगले बार आने वाले हैं, तो आराम से अपने पद के लिए वहाँ पे कोशिश कर सकते हैं इसके लिए, तो ये उसमें बताया गया है, राइट। तो 5 वर्ष का समय होता है। अगला है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। तो उनका कार्यकाल जो है आर्टिकल 56 में है, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है इसका। अगला 46 है कि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्णतः पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति विधेयक को क्या करेंगे। अगर दोबारा जाता है तो राष्ट्रपति को मानना ही होता है, अनुमति दे देंगे, ऑप्शन नंबर सी। 47वां नंबर है कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं। तो प्रतिवर्ष भी करते हैं लोकसभा के लिए, और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद भी करते हैं, दोनों ही करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा इसका। अगला है राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। तो यह अधिकार तो अब 2020 में हालांकि ख़त्म कर दिया गया, लगभग 21 में 2 एंग्लो इंडियन को अधिकार था ये, अब ये ख़त्म कर दिया गया है। वैसे इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो यानी कि पॉकेट वीटो जो होता है शक्ति का प्रयोग किया था, वह कौन सा था। तो वह था ऑप्शन नंबर सी, भारतीय डाकघर अधिनियम, और ये 1986 में किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। इस विधेयक में ये था कि डाकिया अगर चाहे तो किसी का लेटर खोल के देख सकता है, पढ़ सकता है देने से पहले, सुरक्षा के दृष्टि से, जो कि ठीक नहीं था, किसी का प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ थी। तो इस पे राष्ट्रपति ने क्या किया था, पॉकेट वीटो का प्रयोग कर दिया था और ये पास नहीं हुआ था बिल। आज भी ऐसा रूल नहीं है। 50वां नंबर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 74 के थ्रू सारी ताकत राष्ट्रपति को दी गई है, लेकिन एक ही आर्टिकल 74 आता है, पूरी ताकत तक है, उनकी सारी ताकत कहाँ देता है, प्रधानमंत्री को। अगला है 51 नंबर कि युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है। और ये करने की शक्ति राष्ट्रपति को है, युद्ध की घोषणा, शांति की घोषणा, युद्ध विराम जो भी है, या फिर परमाणु हमला, सबकी जो अनुमति है ये मतलब जो है आदेश राष्ट्रपति दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि वर्तमान लोकसभा में स्थानों का आवंटन निम्नलिखित में से कौन सी जनगणना पर आधारित है।
तो यह है 1971 की जनगणना के हिसाब से, और 2026 में फिर से बदलाव किया जाएगा 2001 के जनगणना के हिसाब से। अगला है 53rd नंबर। 53rd वाला कहता है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो पहला है कि वह संसद के एक अधिकारी नहीं है पर राष्ट्रपति के अधीन एक अधिकारी है। तो ये बात तो बिल्कुल नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है राष्ट्रपति के अधीन। अगला है कि वह एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी है जो सीधे संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है संसद के प्रति जवाबदेह। तो दूसरा वाला सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा 53rd वाले का। अगला देखते हैं 54th। 54th है कि किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। तो यह केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है, और ये आर्टिकल 72 के थ्रू है। आर्टिकल 72 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। आगे देखते हैं 55 नंबर कि अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। और यह राष्ट्रपति निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, ये बताना है। तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का ये तो है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकार को स्थगित करने का नहीं, ये नहीं कर सकते वो। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का बिल्कुल। संसद की अधिवेशन आहूत करने तथा उसका सत्रवाहन करने का, आहूत मतलब शुरुआत, सत्रवाहन मतलब ख़त्म करने का, ये भी है। तो नहीं कौन सा है, बी वाला। तो हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं 57 नंबर। 57 है कि किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है। और इसका सही जवाब होगा एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन में रद्द कर देना, ऐसे भी बुला सकते हैं। दूसरा है कि एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, इस पर भी बुला सकते हैं। अगला है एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना, इस पर भी बुला सकते हैं। ये चारों पे कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी संविधान संशोधन, राइट, साथ ही साथ कोई धन विधेयक, इसके ऊपर वो संयुक्त जो है अधिवेशन नहीं बुला सकते। कि धन विधेयक तो सिर्फ लोकसभा की पावर होती है, और संविधान संशोधन में हम कर ही नहीं सकते क्योंकि वो 2/3 मेजोरिटी से अलग अलग पास करना जरूरी होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति पे अगर महाभियोग चलाना है तो उसके लिए भी संयुक्त अधिवेशन नहीं कर सकते। उपराष्ट्रपति पे क्या, किसी पे भी अगर महाभियोग चलाना है ना, तो उसके लिए अलग अलग हमें पास कराना पड़ेगा, ठीक है। कभी भी कंबाइंड सेशन संयुक्त अधिवेशन उसके लिए नहीं हो सकता, ठीक है। आगे देखते हैं 58 नंबर। 58 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है हमें 58 में, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं कि कौन सा सही नहीं है। पहला है कि भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है भारत का उपराष्ट्रपति केवल राज्यसभा का साधारण बहुमत के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, जी नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अगला है भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर तब तक पद धारण करता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है, बिल्कुल। चौथा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 71 के थ्रू राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कोई भी चुनावी विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ही उसकी सुनवाई करता है, उसको देखता है। 59 नंबर है कि भारत के संघ की कार्यपालिका किन किन से मिलकर बनती है। तो यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद से मिलकर बनती है कार्यपालिका। हाँ, कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद से बनती है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा इसका। संसद की बात नहीं हो रही है, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं, वो अलग होता है। अगला है कि भारत के प्रधानमंत्री के पद पर निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबी रही।
तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है इनमें से, इन ऑप्शन में से। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई का। और ये सबसे ज़्यादा उम्र के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और इनको भारत रत्न भी मिला है। और साथ ही साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड, जैसे हमारा भारत रत्न है ना, उनका है निशान पाकिस्तान, वो भी मिला हुआ है मोरारजी देसाई को। ठीक है, अगला देखते हैं 61 नंबर कि संसद में धन विधेयक एकमात्र किसकी संतुति से लाया जा सकता है? और ये लाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति की संतुति से, मतलब उनकी सहमति से ही लाई जाती है इसको। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से वह एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष कौन था जो भारत का राष्ट्रपति बना? तो वह नीलम संजीवा रेड्डी हैं, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष भी थे और एक बार चुनाव में हारे भी थे राष्ट्रपति के, और एक बार निर्विरोध जीते थे ये। अगला है कि राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार संधि के कार्यों की निगरानी के लिए संचालन समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही जवाब है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है इसका। अगला है निम्नलिखित में से कौन से प्राधिकारी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सलाह के रूप में राय प्राप्त कर सकता है? और इसका सही जवाब है राष्ट्रपति कर सकते हैं। आर्टिकल 143 का यूज़ करके राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की मर्जी दे या न दे, सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे भी दिया तो राष्ट्रपति माने या न माने वो भी बाध्य नहीं है उस सलाह को मानने को लेकर। अगला देखते हैं 65 नंबर, 65 नंबर है कि भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तब कर सकता है जब ऐसी उद्घोषणा करने के लिए संघ के मंत्रिमंडल का निर्णय उसे लिखित रूप से सूचित किया गया हो, तब कर सकते हैं। संसूचित है यहाँ पे, ऐसे हो तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा 65 का। 66 में है कि राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर। अगला है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 123 के थ्रू। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? और इसका सही जवाब है सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में जारी कर सकते हैं। अगला है 69 नंबर कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नहीं इसका बी कैसे होगा, 6 सप्ताह तक रह सकता है। लेकिन ये कार्यवाही शुरू, मतलब कि जैसे कि एक बार माने कि अध्यादेश राष्ट्रपति ने जारी कर दिया, ये 6 हफ्ते तक रहेगा। लेकिन 6 हफ्ते तक कब? जनरली तो 6 महीना रहता है, जनरली कितना रहता है? अधिकतम 6 महीने तक रहता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन लोकसभा राज्यसभा का जब अधिवेशन शुरू हो गया तो उस समय 6 हफ्ते तक ही रहेगा। कितना रहेगा? 6 हफ्ते तक। 6 हफ्ते में अगर संसद ने इसकी अनुमति, मतलब इस पर अनुमोदन कर दिया, सहमति दे दिया अपनी, तब तो कानून बन जाएगा, वरना वो खत्म हो जाएगा। राइट, तो अधिकतम रह सकता है 6 महीने, क्योंकि संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम जो गैप है मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6 महीने का ही हो सकता है, इसलिए 6 महीना इसका आंसर होगा। अगला है 70 नंबर कि राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? तो यह है कि मृत्यु दंड हो, सैनिक अदालत द्वारा किए गए दंड हो, ऐसे मामले में दिए गए दंड जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों, सब में कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 71 में कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है?
और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध, ये सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला है राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होता है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 73rd में कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है हमें। इसे देखते हैं। तो पहला है कि सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब एक या दो विधानसभाएं भंग हो। बिल्कुल नहीं, एक या दो विधानसभाएं अगर भंग है तो भी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रोका जाएगा, उस चुनाव को आगे कर दिया जाएगा। तो ये तो सेंटेंस बिल्कुल गलत, क्वेश्चन गलत हो गया। और बाकी ये तीनों बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। तो इससे आप पॉज करके वीडियो में पढ़ सकते हैं। तीनों ही सही है, गलत है पहला वाला जवाब अपना ये है, और ये तीनों सही है। आगे करते हैं 74th नंबर। 74th है भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संसद के द्वारा लोकसभा राज्यसभा दोनों से स्पेशल मेजोरिटी से 2/3 मेजोरिटी से पास करना होगा, तब उनको पद से हटाया जा सकता है। अगला है 75th नंबर, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। अगला है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो यह कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना के बाद ही कर सकते हैं, 2 हफ्ते का समय होता है। अगला है 77 नंबर कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। और लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदन से 2/3 बहुमत से होनी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी से होनी चाहिए। अगला है 78 में कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, और वो महाभियोग के द्वारा। अगला है किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किया जाने के पूर्व ही कृत्यों से क्या संवैधानिकता होगी। किसी राष्ट्रपति ने मानिए कि कोई काम किया है उनका चुनाव होने के बाद, जीतने के बाद, और उसके बाद में पता चला कि उनका जो चुनाव है अवैध हुआ है, तो क्या उनका कि द्वारा किया गया काम वैध माना जाएगा, संवैधानिक के हिसाब से सही होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति कोई भी काम करते हैं तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सलाह पे ही करते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री का चुनाव तो वैध है, इसीलिए राष्ट्रपति के द्वारा किया गया काम भी उस समय वैध ही माना जाएगा। अगला देखते हैं 80 नंबर। 80 है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप सदन के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सदन के किसी भी संसद के किसी भी सदन द्वारा, लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। राष्ट्रपति के ऊपर, उपराष्ट्रपति के ऊपर सिर्फ राज्यसभा से शुरू होगा। अगला है कि किसी विधेयक के संसद के सदनों द्वारा पारित किए जाने के पश्चात उसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो उस विधेयक पर या तो अनुमति देगा या अनुमितिक रोक देगा, राष्ट्रपति। और इसका जवाब होगा 81st वाले का, ऑप्शन नंबर सी, विधेयक को उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उस विधेयक को यथासंभव शीघ्र उस संदेश के साथ लौटा सकता है कि सदन विधेयक पर पुनः विचार करे। ठीक है। अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है।
और एक केवल राज्यसभा में किया सकता है उपराष्ट्रपति को हटाने को लेकर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 83rd में कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने के पहले भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे। तो नीलम संजीव रेड्डी, ये तो लोकसभा के अध्यक्ष थे, फिर बन गए थे। ज्ञानी जैल सिंह, ये भी उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे थे। शंकर दयाल शर्मा रहे थे। आर वेंकट रमन रहे थे। तो 1 और 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है 83rd का। 84th है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन किसी राज्य का राज्यपाल था। इनमें से कौन है जो किसी राज्य के राज्यपाल थे राष्ट्रपति बनने से पहले। और इसका सही जवाब होगा 84th वाले का डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये थे। हालांकि इनकी मौत जो है कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन तो ये पहले ही उपराष्ट्रपति थे और उसके बाद राष्ट्रपति बने थे। और तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला है 85th में कि किसने 2 पूर्व अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। हालांकि एक और थे हमीद अंसारी, ये भी 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति का पद संभाले थे लगातार। अगला है निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए। उपराष्ट्रपतियों की बात हो रही है यहाँ पे, जो निर्विरोध नहीं चुने गए थे। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन निर्विरोध चुने गए थे। एम हिदायतुल्लाह निर्विरोध चुने गए थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा निर्विरोध चुने गए थे। नहीं चुने गए थे के आर नारायणन। तो 86 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 86 वाले का। अगला 87 देखते हैं। 21 एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई। तो पद पे रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई वो है कृष्णकांत, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 88 में, ये उपराष्ट्रपति की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उनके महाभियोग प्राधिकरण का भाग नहीं है। तो राज्यों की जो विधानसभाएं हैं राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेती है लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेती हैं। अगला है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। 35 साल की उम्र जरूरी है। पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी है ऐसा कहीं तो लिखा नहीं गया है, तो दूसरा वाला ही जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यपाल का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यदि वह विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, यानी कि विधान परिषद का वो सदस्य है तो चुनाव में भाग नहीं लेगा। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते क्योंकि वो विधान परिषद के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य नहीं है राज्य में, जैसे बिहार में। अगला देखते हैं 91st नंबर। इसमें है कि निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था। और वह थे बीबी गिरी, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन रहा। और इसका सही जवाब है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 10 साल तक रहे थे ये, 10 साल से भी ज़्यादा रहे, हालांकि 13 साल तक के आसपास तक रहे थे देखा जाए तो। 12 साल 13 साल तक 12 साल तक। अगले हैं निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा। तो वो थे बीबी गिरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि और ये इनको राज्यसभा के सभापति के रूप में दी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है इसका। अगला है 95th में कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल का सदस्य कौन कौन होते हैं।
और ये होते हैं संसद के सभी सदस्य, यानी लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य जो है भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लेते हैं सभी, सिर्फ चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों का विधानसभा का सिर्फ चुने हुए। अगला है 96 में, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार का अधिकतम आयु कितनी होती है? अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, मिनिमम आयु 35 साल होनी चाहिए। अगला है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है? तो ये अप्रत्यक्ष होता है, हम डायरेक्ट भाग नहीं लेते हैं, ना राष्ट्रपति के चुनाव में ना ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा। अगला देखते हैं 98 नंबर। 98 है कि उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति नहीं, संचय मत नहीं, इसका है समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय पद्धति। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा इसका। 99 है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है इसका। अगला देखते हैं 100 नंबर कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन एक कार्यभार ग्रहण करेगा? तो उस समय जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला है कि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनः विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्णतः पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति विधेयक को नहीं लौटा सकते, उनको पास करना ही पड़ेगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुमति देना होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है 102 नंबर में कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? और यह है विधायी अधिकार। ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 111 के थ्रू अध्यादेश जारी करते हैं। अगला है 103 कि भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है हमें। तो इसका जवाब देखते हैं। पहला है राष्ट्रपति को विशेष मामलों में किसी अपराधी को क्षमादान की शक्ति है, बिल्कुल है। अगला, राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद का सत्र हो, नहीं तब नहीं कर सकते। अगला है आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है। आपातकाल राज्यसभा भंग कभी नहीं हो सकती, हमेशा रहेगी ये। राष्ट्रपति को एंगल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य लोकसभा में नाम निर्देशित करने की शक्ति है। जी हाँ, हालांकि ये ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन के समय 2016 में था, इसलिए इसका सही जवाब होगा फर्स्ट और फोर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा इसका। अगला है 104 में कि भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो ये अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति की शक्ति होती है वही भारत में उपराष्ट्रपति की शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है इसका। अगला देखते हैं। अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद, और ये हमने किस देश से लिया है? अमेरिका से। और इसके बारे में कहाँ से? संविधान के प्रारंभ से ही है, शुरुआत से ही है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला है उपराष्ट्रपति पद की अर्हता का संबंध से क्या सही नहीं है, ये बताना है। तो भारत का नागरिक होगा, बिल्कुल 35 साल, बिल्कुल। वो राज्यसभा का सदस्य हो, बिल्कुल नहीं हो सकता सदस्य हो। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। पूछा था कौन सा नहीं है, तो सी वाला है। 107 है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वह है कि वह संसद का सदस्य नहीं होता है, ये वाला सही है। ठीक है, अगला देखते हैं 108। 108 है उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है हमें। और यह वह है कि वह राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष होता है, मतलब सभापति होते हैं, जिसको बोल सकते हैं आप चेयरमैन। 109 है कि राज्यसभा की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? तो यह उपराष्ट्रपति जी करते हैं। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है हमें 110 में। तो पहला है कि 35 वर्ष की आयु के में ऊपर का कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र है। बिल्कुल 35 से ऊपर ज़्यादा होनी चाहिए। अगला है भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए पुनर्वाचन का पात्र है, मतलब दोबारा चुना जा सकता है। बिल्कुल चुना जा सकता है ये। अगला है कोई व्यक्ति यदि लाभ का पद धारण करता है तो वह भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन का पात्र नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। लाभ का पद से मतलब है कोई सरकारी नौकरी में नहीं हो सकता, ऐसा है तो नहीं कर सकता। तो तीनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा 110 का। 111 देखते हैं कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के लिए कार्य करता है उस समय उससे परिलाभ प्राप्त होते हैं और वो सारे की सारी शक्ति और सारी सुविधाएं जो है राष्ट्रपति के बराबर ही होती है इनकी। अगला है निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकता है। तो मंत्रिपरिषद को उसके पद से नहीं हटा सकते राष्ट्रपति जब तक उसके पास विश्वास मत है। बाकी भारत के महान न्यायवादी को, राज्यों के राज्यपाल को, उच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, ये सबको हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकते जब तक उनके पास अपना बोल सकते हैं कि मत है, उनके पास बहुमत है, तब तक नहीं हटा सकते उनको। आगे देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 113 नंबर। चलिए, पहला है कि राष्ट्रपति को विशिष्ट जानकारी पाने के लिए मंत्री परिषद को संबोधित करने का और संदेश भेजने का अधिकार है, और ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि राष्ट्रपति विधान विषयक प्रस्तावनाओं से संबंधित जानकारी मांग सकता है। बिल्कुल। अगला है संघ का प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित किए जाने चाहिए। बिल्कुल, ये तीनों ही सही है, इनके ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा इसका। अगला है 114 में कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही निम्नलिखित में से कहाँ प्रारंभ की जा सकती है। और राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की जो है संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है इसका। 115वां है कि लोकसभा कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निर्हित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य क्या करता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा कि जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था उसे निष्कासित कर दिया गया हो, तो और नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला 116 में कि निम्नलिखित कथनों में से राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। तो पहला है कि सैन्य न्यायालय के निर्णय से विरुद्ध क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। बिल्कुल ये वाला है। अगला है वह राज्य या संघ के विरुद्ध किसी भी कानून के अंतर्गत परिविलंबन और स्थगन प्रदान कर सकता है। तो ये करने की शक्ति उसे प्राप्त नहीं है। तो कौन कौन सा नहीं है, तो ये वाला तो नहीं है। अगला है केवल वही मृत्युदंड के विरुद्ध क्षमादान कर सकता है। जी हाँ, उसकी क्षमादान की शक्तियाँ न्यायिक पुनरावलोकन के लिए खुली है। बिल्कुल भी नहीं खुली है। तो गलत कौन कौन सा है, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा इसका। अगला है आकस्मिक निधि यानी कि कॉन्टीजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है। तो ये करने की शक्ति है संसदीय स्वीकृति से पूर्व भी कर सकते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी। 118 में है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एक इस बात की सूचक है कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद में निहित है। और इसका सही जवाब होगा संसदीय लोकतंत्र के हिसाब से। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है इसका। अगला है कि यदि भारत के
प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें वोट तो सिर्फ राज्यसभा में करना होगा जब राज्यसभा में कोई रेजोल्यूशन आएगा। तो पहला ही जवाब इसका सही है, तो बाकी सब तो गलत ही होगा। अगला है 120। 120 में है, कथन है पहला कि कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत भारत के राष्ट्रपति को लागू नहीं होता। और इसको पहले देख लेते हैं कि सही है कि नहीं है। राइट, तो पहला तो बात तो बिल्कुल सही है। अगला है 2 नंबर कि भारत के संविधान के तहत कुछ विशेष अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। जी हाँ, ये बात तो सही है, दोनों ही सही है। और दोनों ही बात सही बोले तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा 120 का। अगला देखते हैं 121 से, सॉरी 121 से भीतर होगा ना, 121 है। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य थे? तो वो इंद्र कुमार गुजराल थे, और एच डी देवगौड़ा थे, इंदिरा गांधी थी, और मनमोहन सिंह थे। अब तक 4 लोग ही हो पाए हैं, तो 2 लोग तो ये रहे, 2 लोग वो हैं, 4 लोग, यानी कि 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा 121 का। 122 देखते हैं कि भारत के किस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में 2 व्यक्ति उप प्रधानमंत्री थे? तो ये मोरारजी देसाई के समय में था, 2 लोग उप प्रधानमंत्री थे। हालांकि अब तक भारत में 7 लोग ही उप प्रधानमंत्री बन पाए हैं। आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 61 के द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है इसका। अगला है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हुए देता है? तो ये उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को। अगला है भारत का उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, और ये होता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा, सभी सदस्यों के द्वारा। अगला है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं ये, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदयुक्ति या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो यह अधिकतम 6 माह का समय बताया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद का सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो ये 6 हफ्ते तक, करीब करीब 1 माह कम से कम तो होना ही चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा 128 वाले का, 1 माह से 6 हफ्ते तक लगभग रखना चाहिए, रख सकते हैं उसको 6 सप्ताह तक, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा। ठीक है। अगला है राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह आर्टिकल 117 के थ्रू आता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 130 बोलता है, पहला है कि राज्य विधायिका को राष्ट्रपति द्वारा लौटाए गए विधेयक पर 15 दिन की अवधि के अंदर पुनर्विचार करना होता है। बिल्कुल गलत है ये। वह धन विधेयक को राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेज सकते। बिल्कुल राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकते। अगला है राज्य विधायिका द्वारा पुनर्विचार के पश्चात प्रस्तुत किए गए विधेयक पर उसे अपनी स्वीकृति देना अनिवार्य होता है। तो उन्हें अपनी स्वीकृति देना अनिवार्य नहीं होता है धन विधेयक को लेकर, पुनर्विचार पे ऐसा आता ही नहीं है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, सिर्फ दूसरा सही है, इनकी ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा 130 का। 131 देखते हैं। अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति
जो कभी केंद्रीय मंत्री नहीं रहे। तो थे बी.डी. जेट्टी, ये कभी केंद्रीय मंत्री नहीं रहे थे। भगत सिंह शेखावत तो हालांकि ये एक बार मुख्यमंत्री भी रहे थे राजस्थान का। अगला है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये संसद के द्वारा हटाए जा सकते हैं, महाभियोग चला के, आर्टिकल 61 के द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। तो सही जवाब है लोकसभा और राज्यसभा का सभी सदस्य, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है बताना है। तो 35 साल की आयु के ऊपर का कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद का निर्वाचन के लिए पात्र है, बिल्कुल ये हो सकता है। अगला है भारत का उपराष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए पुनर्निर्वाचित के पात्र है, ये भी हो सकता है। कोई व्यक्ति यदि लाभ के पद धारण करता है तो भारत के उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के पात्र नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। 134 का ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं 135। 135 में है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। तो इसका आर्टिकल है आर्टिकल 78। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री क्या करेंगे, समय समय पर अपने कार्यों का ब्यौरा देंगे कि संघ सरकार क्या क्या काम कर रही है। अगला है 136 में कि राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसे भी हम देखते हैं। पहला है कि भारत के संघीय क्षेत्रों के प्रशासक राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किए जाते हैं। तो यह प्रक्रिया सही है। दूसरा है कि भारत की संसद विधि द्वारा संघीय सरकार की कृतियों को राष्ट्रपति से भिन्न अन्य पदाधिकारियों को प्रदान कर सकती है, बिल्कुल ये दोनों ही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है 136 का। लास्ट देखते हैं 137 नंबर, जो इस वीडियो का लास्ट है। तो इसमें है कि शासन की राष्ट्रपतीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं इसको कि पहला है कि भारत की शासन प्रणाली राष्ट्रपतीय है, जिसका प्रमुख एक निर्वाचित राष्ट्रपति होता है, ये गलत है। दूसरा है राष्ट्रपतीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता होती है कि वह शासन कार्यपालिका के वास्तविक अध्यक्ष होता है, न कि नाम मात्र का, बिल्कुल ये सही है। हमारे देश में तो नाम मात्र के हैं राष्ट्रपति जी। दूसरा है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, बिल्कुल भी नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यह भी गलत है। तो सिर्फ दूसरा सही है, इनकी ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा। तो यहाँ पे सारे वीडियोस ख़त्म होते हैं। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी और सेंटेंस क्वेश्चंस के साथ में। टिल देयर, बाय बाय एंड टेक केयर।